चलो शुरू करें। ऑलराइट, अभी मोस्टली आप लोग का सिलेबस सब कंप्लीट हो गया, ठीक है। सबके सब पहली बार ही जे दे रहे हो, इसमें कोई ड्रॉपर तो बैठा हुआ नहीं है, एक था वो भी आया नहीं तो अच्छा है, ठीक है। तो सभी जगह सिलेबस कंप्लीट, ऑलमोस्ट आपने इसके लिए 2 साल मेहनत की है। कितने? बहुत सारे ठोकर वोकर खाए, धक्के वक्के खाए, ठीक है। बहुत सारे अप्स एंड डाउन भी आए, है ना। और ये अभी सब खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। कई बार ऐसा होता है कि थ्रू आउट द ईयर बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, ठीक है, और लास्ट लास्ट में खराब कर लेता है। बहुत सारे एग्जाम्पल मेरे सामने हैं और मेरे पास के जब टीचिंग रिकॉर्ड में भी है और जब मैं पढ़ रहा था तब के भी रिकॉर्ड्स में है, ठीक है। तो इसलिए जो बड़े बुजुर्ग कुछ कहावत कह के गए हैं वो सही कह के बेटा कि अंत भला तो सब भला, ठीक है। अगर एक बार आप रिजल्ट ले आओ, ठीक है, तो बस उसके बाद बाकी सब चीज सेकेंडरी हो जाती है। कई बार हम अनफेयर प्रैक्टिस भी फेयर हो जाता है, आया समझ में? आया ना। बट एक बार रिजल्ट आ जाए तो, अगर रिजल्ट नहीं आया तो आप कितना भी एक्सप्लेन कर लो, ठीक है, कि मैंने बहुत ट्राई किया, बहुत मेहनत किया, मैंने ये किया, मेरे को वो हो गया, मेरे को ये हो गया, दुनिया सुनने वाली। हो सकता है आप जेन्युइन हो सकता है आपकी प्रॉब्लम बहुत ऑर्गेनिक हो, अंडरस्टूड, ठीक है, और आपने ट्राई भी बहुत किया, लेकिन अगर आपने रिजल्ट नहीं एट द एंड परफॉर्म किया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं क्लियर कर दूं बेटा, कई बार बच्चे प्री माइंडसेट होके जाते हैं कि मैं सेकंड वाला जेई बढ़िया से टारगेट करूंगा, बहुत अच्छे से लिख के दे रहा हूँ कि गलती से भी ये गलती मत करना, ठीक है। ऑलराइट, तो ये सारी चीजें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा बेसिकली थीम है संकल्प। व्हाट इज द मीन ऑफ संकल्प? वेरी गुड बेटा, तुमसे मैं यही उम्मीद करता था, इससे ज्यादा उम्मीद कर भी नहीं सकता। साउथ इंडियन रेस्टोरेंट की परफॉर्मेंस तो ऑलरेडी बेटा हो ही गया, सांभर की तरह फैल गया है ना। फ्यूचर हो गया इडली की तरह, बिल्कुल ब्राइट, पता नहीं किधर क्या हो रहा है। हाँ जी। तो अभी से लेके 2 महीने तक, नीट वाले के पास ज्यादा टाइम है बट आपके पास कितना है? जस्ट 2 महीने। अभी से लेके तुम 2 महीने जितने मेहनत करोगे उसी का रिजल्ट आने वाला है। इससे पहले तुमने क्या किया उससे कोई फर्क। अगर अभी से लेके कोई बच्चा 2 महीने के लिए क्या करता है, कंप्लीट स्टडी छोड़ देता है, ठीक है, कंप्लीटली, या जो भी जैसे खाली टाइम पास करता है, बहुत लोग कर भी रहे होंगे, तो बेटा आपकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार आने वाली है। और अभी से लेकर कोई बच्चा मान लो कि थ्रू आउट द ईयर उसकी परफॉर्मेंस एवरेज रही है, ठीक है, एंड एंड में जाके उसने लास्ट के 2.5 महीने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो उसका परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। सी, एग्जाम में परफॉर्म करना इज जस्ट लाइक कि अब बहुत सारे फैक्टर्स आपके साथ जाने चाहिए। क्या होना चाहिए? और हम उसी की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आज से जो हमारे पास, आप लोग जेई हो तो कह सकते हैं 2 चांस है हमारे पास, बट आज से जो आपके साथ 2 महीने के बाद होने वाला है उसी की हम तैयारी कर रहे हैं अभी से लेके 2 महीना पहले। क्लियर है? तो फर्स्ट हमारा पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव हमारा जो विषय आज का है वो बेसिकली क्या है कि 2-3 चीजों पे हमें फोकस करना है। सबसे पहला क्या है हमारा? मोमेंटम और सक्सेस, ठीक है। बहुत इजीली रिलेट कर सकते हैं आप मोमेंटम को और सक्सेस को। जहां मोमेंटम नहीं है वहां कभी सक्सेस नहीं आती, और जहां सक्सेस है वहां ऑटोमेटिकली मोमेंटम है। व्हाट इज द मीन ऑफ मोमेंटम? कंसिस्टेंसी। आया समझ में? कि अगर आप, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप 2 घंटा पढ़ रहे हो या 4 घंटा पढ़ रहे हो, जैसे कि बहुत सारे, अभी दिवाली का वेकेशन हुआ, बहुत सारे बच्चों ने क्या किया होगा, 1 दिन 2 दिन का खाली मारा होगा खली गुल्ली, और बाकी क्या किया होगा, स्टडी कंटिन्यू किया होगा, उसको बहुत दिक्कत नहीं आ रही होगी पढ़ने में। बट जिसने मार लिया 1 वीक का वेकेशन, अब उसको बैठने में बहुत दिक्कत होगी, दोबारा रीस्टार्ट करने में बहुत दिक्कत होगी। आया समझ में? तो क्योंकि आपने मोमेंटम खो दिया, ठीक है। इससे पहले भी मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल समझाए हैं कि जो लोकल ट्रेनें होती है उसकी स्पीड कई बार जो होता है एक्सप्रेस से ज्यादा होता है, ठीक है, लेकिन लोकल ट्रेन कभी भी क्या होता है, एक्सप्रेस से पहले नहीं पहुंचती। द रीजन बिहाइंड इट, वो हर छोटे छोटे स्टेशन पे, होल्ड पे, हर जगह रुकता हुआ जाता है, तो हर जगह मोमेंटम लॉस करता रहता है। तो उसको हर बार क्या करना होता है, मोमेंटम को रिबिल्ड करना होता है, ठीक है। जबकि जो आपकी एक्सप्रेस ट्रेन है वो देखोगे उसका जो मोमेंटम पकड़ता है बहुत धीरे धीरे पकड़ता है, लेकिन एक बार जो पकड़ लिया वो हमेशा मेंटेन रखेगा थ्रू आउट द प्रोसेस, ठीक है, इसलिए वो जल्दी पहुंचती है, राइट। तो मोमेंटम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। गलती से भी तुम लोगों में जब भी सब बीमार पड़ते हो, कुछ भी होता है, ठीक है, ठीक है, तो मैं कभी भी शायद ही मना करता हूँ कि बेटा आप क्लास छोड़ दो, कोई बात नहीं, नहीं आओ, इट्स ओके, कभी मैं नहीं बोलता, ठीक है। तुम मरने मरने पे तो ही फिर ऐसा कहते ठीक है चल कोई बात नहीं, या पेरेंट्स से कॉल करवा देता है तो चलो कोई बात नहीं। अदरवाइज मैं चाहता हूँ कि आप गलती से भी क्लास मिस ना करें। तो पर्पस ये नहीं है कि ये जो पढ़ा रहा हूँ ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, तो पर्पस है कि आपका मोमेंटम टूट जाएगा, और एक बार मोमेंटम टूट गया तो खत्म।
जैसे कि बुटाला पहले पढ़ने में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, फिर बीच में क्या हाथ पैर क्या तोड़ा, उसके बाद इसका मोमेंटम खराब हुआ, वहां से इसको वापस आने में बहुत मेहनत लगी, बहुत, और शायद वहां तक अभी भी नहीं आ पाया है जो इसके पोटेंशियल है। तो वंस यू लूज द मोमेंटम, खत्म, गेम ओवर, अंडरस्टूड। और अगर आपने लास्ट लास्ट में मोमेंटम लूज कर दिया, तब तो आपसे खराब कोई परफॉर्म कर ही नहीं सकता है, अंडरस्टूड। तो द पर्पस ऑफ मोमेंटम इज व्हाट, बी ऑलवेज इन टच विद द स्टडी, बी ऑलवेज, चाहे कुछ भी हो, कोई फर्क पड़ने वाला, ठीक है। मैं एक एग्जांपल बताता हूं, हालांकि इतना हाई मोमेंटम लाइक भी नहीं चाहिए या मोटिवेशन भी नहीं चाहिए, बट सोचो उस बच्चे में कितना स्ट्रांग मोटिवेशन होगा। एक बच्ची है मेरे पास, लास्ट टू लास्ट ईयर आपकी सीनियर रही है, तनिषा नाम था उसका, तनिषा पटेल है, तनिषा शाह है, राइट, या क्या हुआ कि शी वॉज डूइंग वेरी गुड, बहुत शांत बच्ची, ठीक है, पढ़ने में बहुत मेहनती, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट्स भी नहीं, एक्सट्रोवर्ट्स भी नहीं, बहुत डिसिप्लिन लाइफ उसका, ठीक है, थ्रू आउट द ईयर काफी अच्छा परफॉर्म कर रही थी। सडनली मैंने ऐसा स्टोरी देखा और स्टोरी में पता चला कि उनके डैड एक्सपायर कर गए, ठीक है, ड्यू टू सम रीजन। तो मुझे थोड़ा शॉक लगा कि सडन, क्योंकि उनके कुछ समय पहले ही उनके डैड मॉम हमेशा हम लगातार टच में रहते थे, उनके पेरेंट्स बहुत अपडेटेड थे, ठीक है, इवन आज भी बेचारा आते हैं, मतलब वो उनकी मॉम और वो आए थे कुछ समय पहले, तो हम हमेशा कांटेक्ट में रहते थे, बहुत ही अपडेटेड पेरेंट्स थे, यानी कि अपने बच्चे के रिगार्डिंग हर अपडेट्स वो लेते रहते थे, ठीक है। सडनली मुझे पता चला, तो वहाँ पे ध्रुवी मैम थी, मैंने उनको बोला कि ऐसा ऐसा मुझे पता चला है, तो एक काम करना, तनीषा को आप बोल देना क्लासेस के लिए, कोई बात नहीं, अगर 10-15 दिन नहीं भी आएगी, मैं उसको अकेला बिठा के पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो बैच की टॉपर थी, बहुत मेहनती बच्ची थी, ठीक है, तो ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यू वोंट बिलीव दिस कि नेक्स्ट डे उसका लेक्चर था और वो बैग लेके क्लास आ गया, और मैं देखा, मैं शॉक, एवरीवन, मैं थे वहां पे, पंकज सर थे उसमें भी, सब लोगों का कॉमन ऑफिस था, ध्रुवी मैम और भी एक दो टीचर थे, सब शॉक कि हाउ इट्स पॉसिबल कि किसी बच्चे ने अपने पिताजी को खो दिया है जस्ट यस्टरडे, राइट, और आज वो बैग ले क्लास में आ गई। एंड आई सेड कि बेटा इट्स ओके, तू घर जा आराम से, थोड़ा रिलैक्स कर, ठीक है, तेरे को करा दूंगा, कुछ छूटेगा नहीं। ऐसे लाइक नहीं सर, मैं क्लास तो करूंगी। सोचो इस लेवल का डेडिकेशन कहाँ मिलेगा, पॉसिबल है क्या, ये रेयर टू रेयरेस्ट है। आया समझ में? और वो फाइनली उसने अच्छा परफॉर्म किया, हाँ है ना। तो इसका मतलब है बेटा, संपूर्ण समर्पण इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज वो आपका उतना नहीं हो पाएगा। क्लियर है, राइट। सो आज हम इसी पे सारा डिस्कशन रखेंगे। नेक्स्ट, पहला है संकल्प। कुछ भी काम अगर करो बेटा, सबसे पहला स्टेप क्या होता है हमारा, कमिटमेंट एंड प्रॉमिस, कमिटमेंट एंड, कई बार अगर सोचो ध्यान से, आपने कुछ प्लान ही नहीं किया, कुछ गोल ही नहीं है, कुछ एम ही नहीं है, तो किधर जाओगे, कहीं नहीं। ये तो बिल्कुल लारी वाला जैसा हो गया, कहीं कोई गोल नहीं है, जहां उनको भैया यहाँ से वहां जाना है, तो वहां से वहां, उनको भी नहीं पता होता मुझे सामान लेके कब कहाँ किधर जाना है, इसलिए वो जीवन भर लारी वाला ही। अंडरस्टूड। हर एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट का क्या बेसिकली पहचान होता है कि वो हर एक बार एक गोल सेट करता है, डजंट मैटर इट्स स्मॉल बिग एंड ऑल, राइट, और उसके डायरेक्शन में वो मूव करने की कोशिश करता है, उसके डायरेक्शन में, भले वो हर दिन एक कदम ही चले, बट चलेंगे जरूर। तो कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तेरे को खाना खाना है, तूने ऐसा प्लान किया है कि नहीं मैं आज जाके घर में बहुत अच्छा खाना बनाऊंगा खाऊंगा, मेगा सबसे पहले कमिटमेंट कि नहीं मैं आज तो ये पूरा फुलफिल करूंगा ही, ठीक है। क्योंकि कई बार क्या होता है कि लगता है अच्छा ये तो छोटी सी चीज है, अगर छोड़ भी दिया, स्किप कर दिया तो क्या हुआ, तुम्हारा ब्रेन यूज टू हो जाता है स्किप मारने का, अंडरस्टूड। और एक बार जब स्किप स्टार्ट हो जाएगा बेटा, तो कई बार बड़ी बड़ी चीजें भी स्किप हो जाती है ना। तो कई बार सुना होगा ऐसा, मोटिवेशन में कई सारे लोग बोलते हैं कि अगर आपको अपनी लाइफस्टाइल सुधारनी है, ठीक है, तो अपना सुबह उठ के बेड बनाने से शुरू करो, ठीक है। अब ये बेड बनाना कितनी बड़ी बात होगी, उठा फटाफट बेडशीट लगा दिया, पिलो लगा दिया और ब्लैंकेट डाल दिया, क्या फर्क पड़ा, कितना टाइम लगा, 5 मिनट लगता है। बट ये 5 मिनट की बात नहीं है, अगर आप वो स्किप नहीं करोगे, इट शोज द कमिटमेंट एंड डेडिकेशन कि आप कोई बड़ा टारगेट भी स्किप नहीं करोगे। आया समझ में? सो अभी से लेके हमारा सारा कमिटमेंट, सारा डेडिकेशन किसके लिए होना चाहिए, जेई के लिए। क्लियर है? एनी हाउ एनी वे, और वो भी फर्स्ट जेई। कौन सा वाला? सेकंड के लिए अभी हमें सोचना ही नहीं है। क्लियर है यहां तक? नाउ अब सवाल है कि बेटा हम प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करना है, हमारा राइट वे क्या होना चाहिए प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट क्या होता है, कई बार हम प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और कई सारे बच्चे होंगे यहाँ पे, उनको पता ही नहीं चलता शुरू कहाँ से करें या फिर क्वेश्चन कहाँ से शुरू करें, ऐसा क्यों होता है। और कई बार धीरे धीरे आफ्टर सम टाइम फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, 2-3 घंटे बाद पढ़ के उठते हैं, फिर पता चलता है हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने, और फ्रस्ट्रेशन आता है। ऐसा इसलिए होता है बेटा, क्योंकि आप
एक समय में बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करते हो। समझ में आया? अब एक समय में अगर बहुत सारी चीजें करने की कोशिश करोगे तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं। पढ़ फिजिक्स रहे हैं, सोच केमिस्ट्री के बारे में रहे हैं और परेशान मैथ्स के लिए है। हाउ इट्स पॉसिबल कि आप कहीं भी फोकस कर पाएंगे? आया समझ? तो इसका मतलब ये है कि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट और हमारा जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या है बेटा हमारा? बहुत सारे बच्चे को सिलेबस ही नहीं पता। ठीक है, हमारा क्या होना चाहिए? नो योर टारगेट एग्जाम डेट एज सिलेबस, लाइक जो हमारा गोल है टारगेट। कई बार सिलेबस जानने का मतलब ये नहीं है कि सर सिलेबस में है, ये नहीं है, ये नहीं है। उसका डिटेल एनालिसिस, जैसे कि आप लोग को मिला होगा यहाँ पे, आपको फिजिक्स का एक मॉड्यूल अलग से याद है, पूरा बोर्ड वाइज, वेटेज वाइज, टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज मिला है आप लोगों को। ये मैंने करवा के दिया है आपको और वो इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। सिलेबस का मतलब होता है मुझे ये पता होना चाहिए क्या छोड़ देना है, किस पे कम फोकस देना है, किस पे ज्यादा फोकस देना है और किस पे एक्सट्रीमली फोकस देना है। आया समझ में? यूनिफॉर्म मेहनत करने वाला कभी भी सिलेक्शन नहीं देता, गारंटी। और बहुत मेहनत करने वाला बच्चा भी, अगर भले कई बार अच्छा रैंक ले भी आए, बट अपने लाइफ में कई बार ऊपर ऊपर नहीं जा पाता। ऊपर वो जाता है जिसको पता है कि कहाँ पे कितना जोर लगाना है। आया समझ में? हाँ है ना? कई बार देखता हूँ मैं बच्चों को, सर बच्चा मेरा मेहनत तो बहुत करता है, 15 घंटा 14 घंटा पढ़ रहा है रोज एवरीडे, बट रिजल्ट नहीं आ रहे हैं। वो मेहनत ही हुआ बेटा, वो स्मार्ट नहीं हुआ। आया समझ में? तो अगर आप 14 घंटा मेहनत करने के बाद अगर राइट वे में मेहनत नहीं करेंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला। तो पहला हमें क्या पता होना चाहिए? हमारा सिलेबस डिटेल्ड, कि वेटेज हमारा कैसा कैसा है और हमें कितना कितना टाइम किसको अलॉट करना है, ये पता चला। मैंने आपको किसका दिलाया है? फिजिक्स का। केमिस्ट्री मैथ भी मिला है क्या? मेरे साथ बना दिया मैम ने, उसका भी मिल जाएगा आप लोग को। ठीक है, एंड सेम एज अ बायोलॉजी वालों को भी। फॉलो द टॉपिक प्रायोरिटी सिस्टम, ये मैंने बोला सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा। ठीक है, क्योंकि ऐसा है 70% कंटेंट के लिए, 70% जो एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके लिए जस्ट 40% या 30% टाइम चाहिए। और बाकी के जो रिमेनिंग हमारे पास क्या है, 30% या 40%, वो आपका 60 से 70% टाइम कंज्यूम कर लेता है। आया समझ में? और बच्चे को पता नहीं होता तो क्या करता है, उस 30% में अपना मोस्ट ऑफ एनर्जी इन्वेस्ट करते रहता है। जैसे एग्जांपल बताता हूँ, पूरा बैच या हर बच्चे हर साल क्या है, रोटेशन के लिए परेशान है। किसके लिए परेशान रहते हैं? तुम जाके देखो साले, रोटेशन से आसान सवाल पिछले 5 साल में पूछा ही नहीं है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इक्विलिब्रियम, मोमेंट ऑफ इनर्शिया और इक्विलिब्रियम, इसी दो से सवाल पूछ रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो क्या बच्चा का सवाल नहीं हो गया क्या? तो क्यों परेशान होना है? लेकिन बच्चा क्या करेगा, अपना 70% टाइम जाके देगा किधर? कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन में। मरो साले, जो पढ़ा रोटेशन वो भी भूल गया। आ रही बात समझ में? तो स्मार्ट बच्चा ऐसे नहीं पढ़ता। वो क्या देखा कि मोस्ट ऑफ सवाल कहां से आ रहा है? एमओआई से और इक्विलिब्रियम से और रिजिड बॉडी कॉन्सेप्ट, तीन ही तो है भाई। ये 3 टॉपिक तो मैंने आपको रिजिड बॉडी में डायनेमिक्स में ही करवा दिया था, एनएलएम में ही। तो क्या टेंशन है भाई? और वो टाइम कितना लेगा पता है? पढ़ने जाओगे, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, जस्ट 40 मिनट मैक्स टू मैक्स। 40 मिनट में आपका वो चैप्टर खत्म। तो राइट वे में, राइट प्लेस पे, राइट एनर्जी प्लेस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? एज आई टोल्ड यू बेटा, 70% रिविजन। अब जो हमारे पास टाइम है, कई बार क्या होता है हमारे पास कुछ प्लान नहीं होता, हम आज लेके बैठ गए, चाय कॉफी नाश्ता स्नैक्स बिस्किट। पहली बात तो जब पढ़ने बैठो तो हमेशा चेयर पे बैठना, ठीक है? नहीं हो तो खरीद लेना। आया समझ में? और चेयर पे ही पढ़ेंगे, बेड पे। बेड किस लिए बना है? चेयर। तो उसका राइट यूटिलाइजेशन करो। समझ में आया? तो गलती से भी ऐसा लगे नहीं नहीं अभी 2 घंटा पढ़ा है, आधा घंटा ना थोड़ा लेट के पढ़ लेता हूं, मत कर। तो आधा घंटा सो जा, तो आधा घंटा, ठीक है? जब सो रहे हैं तो सिर्फ सो, मर जा ख्वाब की दुनिया में जाके। लेकिन जब आधे घंटे के बाद उठ तो दोबारा बेड पे जाने का ख्याल नहीं आना चाहिए। मैं क्या बोला, जो करना है फोकस से करना है। सोना तो सो ही जा अच्छे से, कुछ भी नहीं कर पा रहे ढंग से। तो लिव इन द प्रेजेंट, अंडरस्टूड? तो आपका एक प्लानिंग रेडी होना चाहिए एवरी डे। क्या रेडी होना चाहिए? अगर मैं यहाँ पे बैठा हूं और मुझे मान लो कि पीएनसी रिवाइज करना है, तो मुझे यहाँ पे लिखूंगा मैं कि कितने देर में मैं पीएनसी का रिवीजन कंप्लीट करूंगा, कितने देर में मैं इसका फॉर्मूला शीट देखूंगा या नोट्स बनाऊंगा, और कितने देर में मैं कितने क्वेश्चंस लगाऊंगा। ये रेडी हो जाना। इफ यू आर मिसिंग द डेडलाइन, इसका मतलब ये है कि आपने अगर ज्यादा टाइम लगाया तो आप अपने पर्सनल टाइम से कट करो, सोने से, खाने से, उठने से, बैठने से, नहाने से, धोने से, ऐसे। आया समझ में? लास्ट लास्ट तक तो व्हेन आई वाज इन द कोटा तो ऐसा हाल हो गया कि हम नहाना भी स्किप कर देते थे।
क्यों जाना नहाने, साले क्लास तो जाना नहीं है, खाली टेस्ट देने जाना है, कौन सूंघने आने वाला है, परफ्यूम मारो जाओ, नहाने जाओ तो कम से कम आधा घंटा तो चला ही जाता है, आधा घंटा बहुत फायदा हो जाता है। फिर हम पहले साइकिल से जाते थे तो हमने साइकिल स्किप कर दिया और हमने ऑटो बुक करना स्टार्ट किया, और ऑटो में भी हम क्या करते थे, पीछे बैठ जाते थे चुपचाप, क्यों आगे में क्या फिर निकल रहा है, आ रहा है, जा रहा है, सिंगल सिंगल नहीं चलता था तभी वहां पे, तो उधर बैठ के आराम से पढ़ते रहो। हमारी क्लासेस दूर होती थी ऑलमोस्ट 30 to 40 मिनट, 30 to 40 मिनट में कई सारे फॉर्मूले हम रिवाइज कर लेते थे। तो लर्न टू यूटिलाइज योर टाइम। जब अपन मेस में खाना खाने के लिए जाते थे तो वहां पे तारक मेहता का उल्टा चश्मा चलता रहा, सब खा रहा है, हंस रहा है, खा रहा है, ठूस रहा है बैठ के, 1 घंटा लगता था खाने में। हमने वो स्किप कर दिया, हमने कहा भैया टिफिन हमारे घर तक पहुंचा दो, हम नोट सामने खुला रखते थे और ऐसे बस कुछ नहीं बेटा, दाल चाय दावल सब मिलाया और ऐसे खा रहे और पढ़ रहे, 5 मिनट से 10 मिनट में खाना खा लेते थे। तो यू हैव टू फाइंड आउट कि कहाँ मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है और कहाँ मुझे उस टाइम को वहां से बचाना है, कैसे बचाना है, फाइंड द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड? तो ये मैंने कह रहा 70% रिविजन, 20% न्यू कॉन्सेप्ट, 10% टेस्ट एनालिसिस। टेस्ट एनालिसिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, जो मोस्ट ऑफ बच्चे तुम लोग थ्रू आउट द ईयर स्किप करते आए हो, नहीं करते हो। अरे तुमने जब सोचो तुमको कोई बीमारी हुआ, तुम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने टेस्ट करवाया 5-6 और वो रिपोर्ट देखने से बिना दवाई लिख दे, चलेगा क्या तुमको? दवाई किस बेसिस पे लिखेगा वो? जो टेस्ट का क्या रिपोर्ट है, कहाँ कमी है, क्या खामी है, क्या अच्छा है, क्या खराब है, वही देख के ना। तो तुम तो ये देखे ही नहीं कि तुम मिस्टेक कहाँ पे कर रहे हो बार बार, तुम्हारी गलतियां कहाँ पे हो रही है बार बार, कौन से कॉन्सेप्ट में वीक हो, कौन से स्ट्रांग हो, तुम क्या कर दे रहे हो? अच्छा इसमें टेस्ट खराब हुआ, फिर से तुम वही प्रॉब्लम गलती कर रहे हो क्या? अच्छा ये चैप्टर का टेस्ट खराब हुआ, चलो पूरा चैप्टर रिवाइज करते हैं, फिर तुम वही गधे वाला काम करना स्टार्ट कर दिए, पूरे चैप्टर को यूनिफॉर्मली नॉक कर रहे हो। ऐसा करना था क्या? जो सेक्शन वीक था हमें वहां पे फोकस करना था, आपका आधा टाइम बच जाता, कि जो ऑलरेडी अच्छा है उस पर भी तुम्हारा रिवीजन में टाइम चला गया, सक्सेसफुली वेस्टेड योर टाइम। आया समझ में? और एक बार और गारंटी देता हूं, जब तुम पूरा चैप्टर पढ़ने जाओगे ना तो तुम वापस से रिफोकस वही करोगे जो तुम्हें ज्यादा आता है, उससे फिर से स्किप मारोगे जो तुम्हें नहीं आता है। बोले तो पर्पस क्या था? उसको ठीक करना, वो तो हुआ ही नहीं। और साले जो आता था पहले हमने वापस से उसको पढ़ लिया, जो कोई काम का, तो परफॉर्मेंस इंप्रूव कहां से होगा? वो चैप्टर वापस से वीक रहा आपका। तो आपको आइडेंटिफाई करने हैं कि वीक जोन्स क्या है, माइक्रोस्कोपिक लेवल वर्क करना है, मैक्रोस्कोपिक नहीं। आया समझ में? तो टेस्ट जब खराब हो बेटा तो क्या करना है? मान ले फॉर एग्जांपल अगर एक ब्रिज बनाया, ब्रिज में कुछ फॉल्ट आ रहा है तो ब्रिज तोड़ के नया थोड़ी बनाने जाएंगे, तुम यही करते हो बार बार। क्या करता है नॉर्मली लोग? क्यों चेक करता है पूरे ब्रिज को, किस पर्टिकुलर पोर्शन में खराबी है, वहां जाके उसको ठीक कर देता है और ओवर फंक्शन करने लगता है। हाँ है ना? लेकिन आप क्या, आप सोचो हर बार ब्रिज तोड़े और हर बार बनाने जाए, कितना प्रोडक्टिव होगा? नहीं। इट्स अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज, वेस्ट ऑफ टाइम एंड वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड एवरीथिंग। यही गलती आप कर रहे हो। ये मैं जो बोल रहा हूं ये ध्यान रखना, ये हर सब्जेक्ट के लिए है, ठीक है, किसी एक के लिए नहीं है। नेक्स्ट, मेंटेन अ डेली टाइम टेबल विद प्रॉपर स्टडी एंड रेस्ट बैलेंस। कई बार ऐसा देखता हूं बच्चे को, बैठना चेयर पे पढ़ाई करना नहीं होता है, किताब को निहारते रहना पढ़ाई करना नहीं होता है। अंडरस्टूड? अगर आप पढ़ नहीं रहे हो तो सो जाओ। 14 आवर्स बैठना इज नॉट अ स्टडी। स्टडी का मतलब, मेरा कहने का मतलब इफेक्टिव स्टडी। और तुमसे बेहतर कोई नहीं जानेगा कि 6 घंटा बैठा तो मैंने ईमानदारी से कितना पढ़ा। तुमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। तुम अपने माँ बाप को धोखा दे सकते हो कि उनको क्या लगता है बच्चा बैठा हुआ है तो पढ़ ही रहा होगा, बट ऐसा है नहीं। तुम्हें ईमानदारी से पता है कि साला 2 घंटे का चैप्टर था, मैंने 4 घंटे में निपटाया है ना? बीच में थोड़ा इधर देख लिया, थोड़ा फोन देख लिया, थोड़ा चाय पी लिया, थोड़ा मम्मी आ गए खाना खिला दे। आया समझ में? तो सक्सेसफुली आपने टाइम वेस्ट किया, और वही सबसे कम है अभी हमारे पास, ठीक है? सो मेंटेन डेली टाइम टेबल, मतलब जब रात को सोने बैठो, जब सोने जाओ बेड पे, तो लिखो एक वाइट पेपर पे कि कल क्या क्या मुझे करना है, ठीक है, और कितने कितने देर में क्या करना। कल का प्लानिंग आज रेडी होना चाहिए, कल का कल। और कल आज हम परसों का भी प्लानिंग नहीं बनाएंगे, आज हम परसों का भी प्लानिंग, समझ में आया? बहुत लंबा प्लानिंग, कई बार बच्चे ऐसा टाइम टेबल तो बहुत बनाते हैं, फॉलो ही नहीं होता। मैं आपको लिख के देता हूं, मैं बता रहा हूं। जब मैं लास्ट के पहले देख कोटा भी जाके मैंने कोई तीर नहीं मारा, इनिशियली 2-3 महीना मैंने नहीं करी पढ़ाई, ठीक है, 9 महीने में, और लास्ट के 6 महीने में ढंग से पढ़ा। मैं तुम्हें एक प्रॉमिस के साथ कहता बेटा कि 6 महीने में मैंने हर दिन, मेरा एक पेज ही होता था जिसमें मैंने पूरा टाइम टेबल रेडी करता था अगले दिन का, हर दिन। तो मुझे कल क्या करना है बस इतना ही। बहुत ज्यादा मैं प्लान
और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ मैंने ऑलमोस्ट 99% तक फुलफिल किया कि मेरा जो स्टेप था, टारगेट था, गोल था, वो क्या था, छोटा छोटा था। कभी मैंने वीक का, मंथ का, साल का प्लानिंग नहीं कर लिया। बच्चे यही गलती करते हैं, क्या करते हैं, बड़ा सा चार्ट लाते हैं, 14 घंटे स्टडी करेंगे, डे फर्स्ट में ही मर गए साले, खत्म हो गया वो टाइम टेबल। क्योंकि आपने गोल क्या कर लिया, बहुत बड़ा सेट कर लिया। गोल बहुत बड़ा सेट करना था, ठीक है, बट उसके जो स्टेप्स थे ना, वो छोटे छोटे सेट करने थे, जो आपने नहीं किए। आया समझ में? और रेस्ट भी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। कई बार लगता है कि चलो रेस्ट, यस इट इज, बट रेस्ट का मतलब होता है कंप्लीट रेस्ट। फोन देखते रहना रेस्ट नहीं है, रील निहारते रहना रेस्ट नहीं है। रेस्ट का मतलब जा बेड पे लेट जा, 10 मिनट आंख बंद कर और थोड़ा डीप थॉट में जा और सोच आराम से, ठीक है, कि क्या पॉसिबिलिटीज है आउट ऑफ द कंटेक्स्ट, लाइक छोड़ दे सब्जेक्ट, सब कुछ छोड़ दे, जनरल कुछ थॉट में चले जा, बट कुछ निहार मत, कुछ देख मत। बॉडी को, ब्रेन को, आंख को, बॉडी के हर एलिमेंट्स को रिलैक्स होने दे, हर इवन मॉलिक्यूल्स को, कुछ कम करने की जरूरत मत दे। समझ में आया? तो सोच, तेरा ब्रेन उधर एक्टिव था, तू आगे रील निहार रहा है, वापस से तेरा ब्रेन एक्टिव है, फिर तू पढ़ने बैठा, तो वो रिफ्रेशमेंट नहीं है। आया समझ में? वो रिफ्रेशमेंट, आपने बस सब्जेक्ट चेंज कर लिया। क्या कर लिया? और एंटरटेनमेंट मतलब ये क्या होता है? एंटरटेनमेंट का मतलब ये नहीं कि हमारे एंटरटेनमेंट में बॉडी रिलैक्स होती है। मैं आपसे पूछता हूँ, क्या मूवी देखने जाते हो थकते नहीं हो क्या? 3 घंटे मूवी थिएटर में बैठते हो, थक नहीं जाते हो क्या? ऑब्वियस है, एक मूवी देखने में दोबारा बोलूं देखने में, दूसरा नहीं देखोगे तुम। तो अगर ब्रेन रिलैक्स हो रहा था, चिल कर रहा था, दूसरा भी मांगना चाहिए ना तुरंत, इमीडिएट। पर ऐसा होता, तुम घर में ही देख लो ना यार, एक मूवी देखो, दूसरा देखने का मन नहीं करेगा थोड़ी देर में, फिर चलो अब बाद में देखेंगे, क्योंकि बॉडी वहां भी इंगेज थी और वहां वो रिलैक्स नहीं कर रहा था, वहां भी वो थक ही रहा था। समझ में आया? तो प्लीज, रिलैक्स का मतलब कंप्लीट रिलैक्स, रूम को अंधेरा कर लो, डार्क कर लो, कंप्लीट आइसोलेट, 10 मिनट के लिए लेट जाओ शांति, सब कुछ बंद करके, ठीक है, दैट्स इट, कंप्लीट आइसोलेशन, दैट्स कॉल्ड रिलैक्स। अंडरस्टूड, राइट? और जब पढ़ने बैठेंगे बेटा, तो प्रॉपर पढ़ने ही बैठेंगे। नेक्स्ट है बेटा हमारा, डोंट ट्राई टू स्टडी 12 आवर लाइक अ डे। मैंने जैसे बोला आपको, हम एक ही दिन में बहुत बड़ा टारगेट सेट कर लेते हैं, ठीक है। आप क्या करो, स्टार्ट विद द स्मॉल, ठीक है। भले आपका टारगेट बनाओ कि मुझे अब से 14 आवर्स की स्टडी करनी है, कितनी करनी है, लेकिन ये मुझे एक वीक में अचीव करना है या 5 डेज में अचीव करना है। पहले मैं 7 घंटा ट्राई करूंगा, फिर अगले दिन 1 घंटा बढ़ाऊंगा, फिर अगले दिन 1 घंटा बढ़ाऊंगा, अगले दिन 1 घंटा बढ़ाऊंगा। तो ये पॉसिबिलिटीज है ना? अगर आप 4 रोटी खाते हो और मैं सडन आपको 8 दे दूं, तो खा लोगे क्या? पॉसिबल ही नहीं है। बट 4 से अगर कई बार मम्मी खा लो बेटा ऐसे, तो खा लेते हैं अपन, 5 तक कर लेते हैं, आया समझ में? अब 5 से अगर धीरे धीरे क्या हुआ, कई बार 6 हो जाएगा तो भी चल जाएगा। समझ में आया? तो आपको बॉडी को पता, क्योंकि हमारा बॉडी भी कैसा है बेटा, इंडक्टर की तरह, सडन चेंज को हमेशा अपोज करता है, एक्सेप्ट, लेकिन बहुत स्मूथ चेंज होगा तो उसको पता नहीं चलेगा। आया समझ में? तो स्मूथ चेंज लाओ लाइफ में, सडन चेंज नहीं लाओ, ठीक है। कि 14 घंटा पढ़ लेंगे, 15 घंटा पढ़ लेंगे, आज रात भर पढ़ लेंगे, क्या फायदा हुआ रात भर पढ़ लेने से? अगले दिन तो पूरा दिन सो गए तुम। और रात की स्टडी सबसे बेकार स्टडी होती है। कई बार हमें लगता है कि नहीं सब शांत है, अरे क्या शांत है? तुम साले नीट का एग्जाम देने जाओगे, शांत जाओगे क्या? जेईई का एग्जाम देने तुम्हारे आसपास 200 लोग होंगे और सब एक ही एग्जाम के लिए कंपटीशन में दिख रहा होगा। हर सेकंड में कोई यस, कोई नो, कोई रो रहा होगा, कोई धो रहा होगा। उस इन्वायरमेंट में तुम्हें एग्जाम कंप्लीट करना है, तुम कह रहे हो नहीं मुझे कंप्लीट आइसोलेशन चाहिए। मैं तो कहता हूँ साला गार्डन में जाके पढ़ो, रोड पे के किनारे कहीं बैठ के पढ़ो। ऐसे अपनी बॉडी को कंफर्ट दो ही मत, तो वो ढूंढे। अभी एक पिछले साल नीट का एक केस हुआ, कुछ बच्चे थे, उन्होंने एनडीए को कंप्लेन किया कि जहां वो एग्जाम दे रहे थे वहां लाइट नहीं थी, मतलब प्रॉपर वो वाली लाइट नहीं थी। तो स्कूल वाले ने बोला कि नहीं, विंडो से लाइट आ रही थी सफिशिएंट। अब सोच ध्यान से, कोई ऐसा पॉसिबिलिटीज है कि इस लाइट के कारण आप एग्जाम पेपर ना लिख पाओ? अरे विंडो से लाइट आ रही थी लिख लेंगे ना, पर क्यों नहीं लिख पाया होगा बच्चा? जीवन भर साले एसी में बैठा होगा, लाइट लगाया होगा, टेबल लैंप लगाया, तो उसका बॉडी यूज टू कब रिएक्ट करेगा? जब कंप्लीट क्या हो, आइडियल इन्वायरमेंट हो। एक गांव वाला बच्चा को उठाओ जाकर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, साला स्ट्रीट लाइट में जाके पढ़ लेता है, यूपीएससी निकाल देता है। क्योंकि उसका बॉडी एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहा है कुछ ऐसा सिचुएशन आने वाला। वो एनी हाउ क्या करेगा, परफॉर्म। आज दिन न्यूज में सुनते हो कि रेलवे स्टेशन पे बैठ के, उससे ज्यादा शोर कहाँ होगा, स्टेशन और एयरपोर्ट से कहीं होता है क्या? वहां बैठ के उसके वाईफाई में पढ़ के कूली यहाँ से रेलवे का एग्जाम क्रैक कर लेता और यूपीएससी क्रैक कर लेता उसके वाईफाई से। सोचो क्या कॉन्सेंट्रेशन रहता होगा उस लोगों का।
और हम वाले क्या होता है, कोई अगर गलती से थाली प्लेट भी गिर गया, मम्मी शांत रखो, घर की तरफ बहुत शोर हो रहा है, इतने में हम डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। इमेजिन योर फोकस लेवल। तो अपनी बॉडी को क्या करो, स्मूथ चेंजेस धीरे धीरे लाओ और आइडियल सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश। बस एनी हाउ देखो जो है यही आइडियल है और इसी में मुझे परफॉर्म करना है, हाँ या ना, पक्का। नेक्स्ट, रिवीजन के लिए बेटा ध्यान से देखना, 3 अप्रोच आपको बेसिकली फोकस करना है। सबसे पहला क्या है हमारा, फर्स्ट पास हमारा क्या होना चाहिए, री रीड एंड समराइज द नोट्स। ठीक है, पहले आपने नोट्स एक बार रीड किया और फटाफट समराइज। समराइज का मतलब क्या हुआ, शॉर्ट नोट्स बनाया है तो बेस्ट है, ठीक है। अदरवाइज क्या लगता है, 15 मिनट बनाने में लगता है एक चैप्टर का, फटाफट बना लेने का। दूसरा, सेकंड, प्रैक्टिस मिक्स प्रॉब्लम। आपको क्या करना है, मिक्स प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना है, ठीक है, क्वेश्चंस, क्यों अल्टीमेट टारगेट हमारा क्या है, क्वेश्चंस। एंड लास्ट हमारा थर्ड, फुल मॉक टेस्ट लेवल रिवीजन। अब लास्ट में क्या करना है, फुल टेस्ट देना है, चाहे जहां दो, अपने घर पे है अवेलेबल फैसिलिटी तो घर पे दो, क्लास पे तो पूछने मत आओ कि हाँ, मतलब कि एक्सपेक्ट मत करो कि नेहल मैम या कोई मैम आगे बोले इसका तुमने एग्जाम नहीं दिया तो आके, अरे आगे बोलो ऐसा कि मैम मैंने इसका रिवीजन किया, मुझे इसका एक पेपर बना के दो। और ऐसा नहीं कि बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो आके लिटरली एग्जाम पेपर मांगते हैं कि मैम मैंने केमिस्ट्री में किया, मुझे एक पेपर बना के दो, लेके जाते हैं एग्जाम देते हैं यहाँ पे और अपन चेक करा के उसको रिजल्ट भी भेजते हैं। तो वो आपको करनी है, आया समझ में। एंड देन मेंटेन 1 पेज समरी शीट ऑफ एवरी चैप्टर, दैट्स कॉल योर शॉर्ट नोट्स। खरीदना मत मार्केट से, खुद बनाना। खरीदना, शॉर्ट नोट मिलते हैं ऐसे बुक वगैरह, बट खरीदना, बुक बुक है और हैंड रिटन नोट्स हैंड रिटन नोट्स है, समझ में आया। जब तू एग्जाम में बैठेगा ना तो शॉर्ट नोट्स वाला जो स्पेस है वो तेरे को याद नहीं आएगा, बट तूने लिखा होगा ना तो तेरे को पेज दिखेगा एग्जाम में, अच्छा वहां पे मैंने लिखा था ऐसा, आया समझ में, आया ना। और वो जब दिखेगा तो तू वहां पे एग्जाम में लिख पाएगा और क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, आया समझ, डन, ऑलराइट। नेक्स्ट है क्या बेटा हमारा, नेक्स्ट सेम, फॉर्मूला एंड मिस्टेक का भी एक नोटबुक होना चाहिए। फॉर्मूला और मिस्टेक्स कि आप जो जो गलतियां कर रहे हो, कितने लोगों ने डायरी मेंटेन करी है गलतियों का, नहीं किया ना। जब पहला ओरिएंटेशन हुआ था तो याद कर, मैंने बोला था डायरी मेंटेन करना और उसमें लिखना क्या कि पिछले एग्जाम में तूने क्या क्या गलती करी और अगले एग्जाम से पहले उसको पढ़ के आना, फिर अगली बार क्या करना, उसको फिर से लिखना और फिर से उसको अगले एग्जाम में पढ़ के जाना। देखना 6 से 7 महीने में तेरी सारी ऑलमोस्ट 99% गलतियां एलिमिनेट हो जाएगी। गलतियां सुधारने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है गलतियों का पता होना, हमें वही पता नहीं होता क्योंकि हम उसको हाईलाइट ही नहीं करते, और करते भी है तो जनरलाइज हाईलाइट का, ये चैप्टर खराब है, अरे चैप्टर खराब नहीं है, उसके 3-4 टॉपिक्स खराब हैं, वो आइडेंटिफाई कर, अंडरस्टूड, ऑलराइट। नेक्स्ट क्या बेटा हमारा, रिवाइज स्मॉल बिट्स डेली अदर देन द लॉन्ग लॉन्ग सेटिंग वीकली। आप, मैंने ऐसा बोला कि आप पूरा वीक का प्लान मत करो, हर अगले दिन का प्लान रेडी कर दो, ठीक है, डन, ऑलराइट। एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि सब्जेक्ट्स, कई बार होता है आज पूरा दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, ऐसा मत करना, गलती से भी मत करना, या आज पूरा दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, ये भी मत करना। इमेजिन करो कि मम्मी क्या आज तुम सबको चावल खिलाएंगे और दाल कल खिलाएंगे और सब्जी परसों खाओगे तुम, तो पागल हो जाओगे, सुबह दाल शाम दाल रात दाल सब मिक्स चलता है ना लाइफ में, तो ही टेस्ट आता है ना, हमारा ब्रेन भी वैसा ही है। तो ये गलती कई बार बच्चे कहते सर कल मेरा केमिस्ट्री का टेस्ट है, मैं रात भर पढ़ा, मैं लिख के देता हूँ, वो इफेक्टिव 3 घंटे की स्टडी थी, कोई काम का नहीं था रात भर। हाँ, अगर तुम उस केमिस्ट्री के बीच में अगर 2 घंटे के लिए मैथ्स या फिजिक्स डाल देते ना तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाता तुम्हारा केमिस्ट्री, आ रही बात समझ में। लेकिन तुमने क्या किया, बेवकूफी, क्योंकि जब अपन पढ़ाई स्टार्ट किया बेटा तो हमारा मोमेंटम धीरे 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 क्या हुआ, ऐसे हो गया, और जब हम सब्जेक्ट चेंज करते हैं तो ये वापस से क्या होता है, बूस्ट अप हो जाता है, क्या हो जाता है, हाँ या ना, कोई कष्ट यहाँ तक। तो एक चीज का ध्यान रखना, एक दिन में एक सब्जेक्ट हमें स्टडी नहीं करना है, ठीक है। अब देखो, टेस्ट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर टेस्ट प्रिपरेशन या एग्जाम प्रिपरेशन, ठीक है। और टेस्ट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है उसका, एनालिसिस। टेस्ट से भी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है उसका, तो अभी से जितने भी टेस्ट लिखने वाले हैं, अभी से कम अगर तुमने एग्जाम तक डायरी मेंटेन कर ली, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो आज ही जाके सब एक डायरी खरीदना और हर एग्जाम का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथ्स का, मेजर माइनर ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी टेस्ट दे रहे हो, हट, हट, जितने भी टेस्ट दे रहे हो सबकी गलतियां क्या करनी है,
हमें लिखनी है और अगले टेस्ट से पहले उसको पढ़ के जाना है, ठीक करके जाना है। क्लियर है यहाँ तक? अब फिर से आते हैं पेपर अटेम्प्ट करने की स्ट्रेटजी पे, ठीक है। मैं यहाँ पे खड़ा होके कह सकता हूँ 90% बच्चे पेपर आते ही एक सॉल्व करना शुरू कर देते हैं, 2 3 4 ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ठीक है। तुम मुंडी हिला लो, कितना भी हिला लो, 90% बच्चे ऐसे ही करते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने पिछले 1 से लेकर 10th क्लास तक यही सिखाया गया है, 1 से लेकर शुरू करो, है ना। नीट जेईई इन बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इन बच्चों का सिलेक्शन कभी नहीं होता है। आया समझ में? एक्चुअली में हमें क्या करना था बेटा, मोमेंटम तुमने बनाया ही नहीं। मोमेंटम तुमने फिर से, मोमेंटम कहां से बनता? इजी क्वेश्चन से। तुमने इजी क्वेश्चन उठाया क्या? इजी क्वेश्चन पता कैसे चलता? जब तुम एक बार पेपर को पूरा देखते। 5 मिनट देना है पेपर को पूरा देखने के लिए, कोई मर नहीं जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत। सो 5 मिनट आपको पेपर को देखना है, और देखने के बाद उसमें क्या करना है, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार, ठीक है। तुम नोटिस करोगे कि सर ऑलमोस्ट 40% से 30% क्वेश्चन 1 स्टार है। कोई भी एग्जाम हो उसमें 30% क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो इजी होते हैं, बहुत इजी होते हैं इवन कह लो, और बाकी के 40% क्या होते हैं, मॉडरेट। तो 30 और 40 कितना हो गया, 70। इवन ऐसा भी कह सकता हूँ 50% मॉडरेट होता है, 80 20% क्वेश्चन टफ होते हैं। कितने? जिसको तुम सारे छोड़ भी दोगे ना तुम, तो भी तुम्हारा रैंक 1000 के अंदर आ जाएगा, बाकी जो 80% तुम अटेम्प्ट कर लो तो। लेकिन हम क्या होता है, हमेशा उस 20% के लिए मरते रहते हैं, और उसके चक्कर में हमारा 80% क्वेश्चन छूट जाता है। और उस 80% के चक्कर में क्या होता है, जो कि क्या था, इजी मॉडरेट। कई बार बच्चे आते हैं पेपर लेके, कहते हैं सर यहाँ तक तो पहुंच ही नहीं पाया। क्यों नहीं पहुंच पाया पता है? क्योंकि उसको पेपर जब शुरू किया था तो वो 1 2 3 से कर रहा होगा, मिल गया होगा कहीं से 1 2 छोड़ने वाला या टफ वाला, अब भिड़ गया वो। क्या हुआ? भिड़ गया। अब भिड़ गया तो क्या हुआ, हुआ नहीं हुआ वो सेकेंडरी चीज है, तुम्हारा पूरा मोमेंटम लेके गया। वही तुम लोकल ट्रेन बन गए, चले उतर रुक गए वहां पे, मोमेंटम पूरा चला गया। अब चला गया, और मोमेंटम सिर्फ नहीं गया, अब तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी चला गया। आया? अब वो बिल्ड करने में कम से कम 5 क्वेश्चंस मिनिमम फटाफट सही हो, तो वो मोमेंटम और वो कॉन्फिडेंस वापस आए, नहीं तो थ्रू आउट द चैप्टर्स वही रहेगा। और ये फिर कैरी फॉरवर्ड होगा दूसरे सब्जेक्ट पे, कि फिजिक्स तो खराब हो ही गया, कम से कम साले मैथ अच्छा कर लूं, अब छोड़ो हटाओ, मैथ्स भी अच्छा नहीं हो। और फिर तुम स्विच करोगे दूसरे पे, बायोलॉजी पे, सॉरी केमिस्ट्री पे, मैं गारंटी देता हूं तुम वो भी ब्लंडर करोगे। क्यों? क्योंकि तुमने मोमेंटम लूज कर दिया है, कॉन्फिडेंस लूज कर दिया है, पैनिक कर गए हो तुम। अब परफॉर्म नहीं होगा। आया समझ में? ऐसे तो ऐसे सिचुएशन क्रिएट ना हो, ये ध्यान रखना। और हो तो एक काम करना, पेन को साइड में रख देना, और 5 मिनट के लिए आंख बंद करके रिलैक्स हो जाना। कोई बात नहीं, 5 मिनट चला गया, जाने दो। लेकिन वो 5 मिनट तुझे वापस से रिचार्ज कर देगा। 2 मिनट आंख बंद करके बैठ जाना शांति से, कि ठीक है मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मैं किस लिए आया हूँ, जो क्या करना है मुझे, कैसे करना है, वापस से प्लान करके फिर स्टार्ट कर, देख वापस से आ जाएगा धीरे धीरे। पिछले वाले को कैरी फॉरवर्ड मत करना। आया समझ में? सोच, अगर तूने पेपर उठाया और पहला क्वेश्चन टफ दे दिया, तो बहुत ब्राइट बच्चा है, थ्रू आउट द ईयर टॉप किया है, और पहले में उलझ गया, तो अच्छा तेरी किस्मत खराब है, तेरी किस्मत, क्योंकि सेट्स आते हैं बेटा। मान लीजिए कि दूसरा क्वेश्चन भी टफ आ गया, तो कि वो तो रैंडम ही प्लेस करते हैं ना, वो थोड़ी कि नहीं इजी 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 मीडियम मॉडरेट ऐसा थोड़ी डालता है वो, इतना इजी इतना मॉडरेट इतना टफ, और उसको डाल दिया क्या कॉम्बिनेशन में, जैसे जैसे जाए वो आए, हमें क्या मतलब। अब सोच दूसरा भी टफ, पहला क्वेश्चन नहीं हुआ, 5 मिनट चला गया, तुम्हारा कॉन्फिडेंस तो चला गया, मोमेंटम तो आया ही नहीं है, और दूसरा क्वेश्चन नहीं हुआ ना, तुम्हें पूरा आगे का फ्यूचर दिखने लगेगा। ठीक है, कि अब मुझे प्राइवेट कॉलेज, ये क्या बोलेगा, ये गाली देगा, माँ बाप क्या बोलेंगे, संतोष सर हॉकी निकाल के कूटेंगे, जाना ही नहीं है साला मिलने के लिए। ठीक है, कई सारे ऐसे बच्चों से एग्जाम के बाद खुद कॉल करते हैं, समझता अच्छा गया, और मैं कॉल करूंगा ना उठाया, समझना। तो गलती से भी क्या करना है बेटा, और जो बोल रहा हूँ सिर्फ सुनना नहीं, इसको अप्लाई करना। गलती से भी टफ क्वेश्चन से पहले नहीं भिड़ना है। अंडरस्टूड? नेक्स्ट हमारा क्या है, नेवर गेट इमोशनली अटैच्ड विद अ क्वेश्चन और विद अ सब्जेक्ट। कई बार आता है मैं तो फिजिक्स का टॉपर हूं, थ्रू आउट ईयर रहा हूं, तो फिजिक्स तो मेरे से होना चाहिए ही, ऐसे कैसे नहीं होगा।
तुमने ले लिया साले उसको ईगो पे, तुम्हें क्या पता पेपर फिजिक्स का टफ था, उस चक्कर में पता चला केमिस्ट्री बहुत इजी पूछा, वो छूट गया, लो मरो। जो थ्रू आउट द ईयर फ्लॉप कर रहा था वो पता चला उसका सिलेक्शन हो गया, तुम रह गए, तुम्हें भी अब शर्म आ रही उसे मिलने में। पूरे साल तो मैंने उसको चिढ़ाया फ्लॉपर फ्लॉपर, अब वो बोला क्या हुआ तेरा। हाँ है ना। तो एक टॉपर का मतलब ये नहीं होता है बेटा कि हमें हर किसी से भिड़ जाना है, इमोशनली अटैच नहीं होना है, ना सब्जेक्ट से, ना हो रहा है तो हो रहा है, ना ही हो रहा है तो आगे बढ़ो। तुम नहीं तो कोई और सही, सिंपल सा फंडा है, तुम नहीं हुए तो अगला होगा, अगला नहीं होगा तो अगला होगा। 75 क्वेश्चन हैं, क्यों एक के पीछे पड़ गए हो। आ रही बात समझ में। हाँ है ना, पक्का। और एक चीज और बताता हूँ, हर एक एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस छोड़ने के लिए ही दिए जाते हैं, 5% जैसे क्वेश्चन बिल्कुल छोड़ने के लिए दिए जाते हैं। और या फिर जो बच्चा बहुत एक्स्ट्रा ब्रिलियंट हो या बहुत मेहनत कर रहा हो, 4-5 साल से प्रिपरेशन कर रहा है, उसके लिए रहता है वो। हमें करो उसको या ना करो बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। और तुम उसी से भिड़ गए गलती से, किस्मत खराब रहा तो मरो, कोई उसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है। एक और बात जो मोस्ट ऑफ बच्चे करते हैं, पेपर इजी आए तो भावनाओं में मत बह जाना। ऐसा नहीं क्वेश्चन 1 हो गया 2 हो गया, पता चला 5 सेकंड 5 हो गया, अब हम केमिस्ट्री तो इजी है, और फिर क्या करते हैं बेटा, हमारे में आ जाता है ओवर कॉन्फिडेंस। क्या आ जाता है, ना अंडर रहना है ना बीच में, हमें बैलेंस करके रखना है। आया समझ में। पता चला बगल वाला रो रहा है, मेरे से तो ऐसे ही हो रहा है, और हम ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। बगल कोई तो सो जाता है इसी तरह का, तो बंद, ये तो मतलब इसका तो मैं और कॉन्फिडेंस में चला जाता। ऐसा नहीं करना है, नहीं तो जो इजी वाला भी है ना, तुम भावनाओं में खराब करके आओगे। आई वॉज द फिजिक्स टॉपर थ्रू आउट द ईयर, और मैंने जेई में कितना मिस्टेक किया था पता है, फिजिक्स में नेगेटिव 15 नेगेटिव किए थे, आधा पेपर ही साला नेगेटिव कर दिया मैं। अभी 30 क्वेश्चन के सेट्स आते थे, जबकि पूरे साल शायद ही कैसा ऐसा हुआ होगा जिसमें 29-30 से कम मेरा कभी सही हुआ हो। लेकिन क्या हुआ था पता है, ओवर कॉन्फिडेंस। मेरे दोस्तों ने साले चढ़ा दिया था कि इसका फिजिक्स तो ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही हो जाएगा, जब निकल रहे थे होटल से तो मैं भी चढ़ गया थोड़ा, देखा 1-2 क्वेश्चन सुन, इनिशियली निपट गया, इजी हो गया, बस बह गया भावनाओं में। फिर तो क्या, मैंने 40 मिनट में फिजिक्स निपटा दिए, फिजिक्स मुझे निपटा दिया। लास्ट में टाइम बच गया मेरे पास कि मैं क्या करूं, तो फिर मैथ्स के क्वेश्चन रीअटेम्प्ट किए। मैं श्योर था फिजिक्स तो देखना ही नहीं है, वो तो हो ही गया है, काश मैं देख लिया होता। आया समझ में। तो और फिजिक्स ने मेरी जान बचाई, मैथ्स ने मेरी जान बचाई। तो इसका मतलब क्या बेटा, कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है और अंडर भी नहीं होना है। आया समझ में। डन। चलिए, फर्स्ट क्या बेटा हमारा, इजी, फिर मॉडरेट और फिर टफ। मैं लिख के देता हूँ बेटा, यही वेटेज रहता है इसका, इवन 40 होता है, 40-30 में घूमते रहते हैं, और इसका 20% भी वेटेज रहता है, तो छोड़ भी देगा तो बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। एज आई वी डिस्कस कि बेटा हमारा क्या रहा, एनालिसिस इज द मेजर इंपॉर्टेंट पोर्शन, राइट। कि हमारा जो कॉन्सेप्चुअल जो मिस्टेक्स है उसको लिखो और चेक करो क्या किस तरह का मिस्टेक है। कई बार कहते हैं सर सिली मिस्टेक हो गया, सिली क्या होता है, सिली अगर मिस्टेक होगा तो क्या होगा, नेगेटिव -1 ना होकर -0.1 होगा क्या। अच्छा हो इसने सिली मिस्टेक किया है तो इसको क्या करें 1/4 काटते, ऐसा होगा क्या। अरे मिस्टेक सिली हो या बड़ा हो, वो तो 1 ही काटेगा ना। तो मिस्टेक इज मिस्टेक, वो सिली विली कुछ नहीं होता। अगर 2 तो तूने 4 लिख भी दिया, मतलब तू गधा है, तो एक्सटेंड कि मुझे आता है, तू परफॉर्म नहीं कर सका, खत्म बात। तो हाईली फोकस्ड रहना है। ठीक है। सिली मिस्टेक के चांसेस, और हाईली फोकस अभी से रहना है, ये नहीं कि पढ़ते पढ़ते और ब्रो एक 3 का तेरे को क्या लग रहा होगा, ऐसा नहीं होता है एग्जाम। 1 घंटे के लिए आप और आपका पेपर के अलावा कुछ दिखना ही नहीं चाहिए। समझ में आया। अपन जब एग्जाम देते तो कई बार पीछे टीचर आके हाथ रखते तो चौक कौन आ गया, ऐसा हाल होता था कि हमारा कोई मतलब ही नहीं है कि कौन मर रहा है जी रहा है क्या कर रहा है, अपन तो बस पेपर में ही घुसे रहते थे, हम और वो बस दो इंटरेक्ट करेंगे। आया समझ में। और यही इन्वायरमेंट आपसे मुझे टेस्ट में भी चाहिए, हर जगह पे हर सब्जेक्ट में। क्लियर है, पक्का। ऑलराइट। एज आई टोल्ड यू द बैलेंसिंग ऑफ सब्जेक्ट, प्लीज सब्जेक्ट को उसके बैलेंस करना। ठीक है। बैलेंस में क्या करना है बेटा, हमेशा ध्यान रखना, कई बार कि सर मेरा फिजिक्स तो बहुत अच्छा है तो मैं फिजिक्स कर लूंगा, केमिस्ट्री खराब है तो मैं केमिस्ट्री थोड़ा कम फोकस करूंगा, या मैथ्स थोड़ा मेरा खराब है तो उस पर कम, ऐसा नहीं चलेगा। क्या पता तेरा जो अच्छा है वो टफ पूछ दे, तेरा जो खराब है वो इजी पूछ दे, हो गया ना तेरा पूरा खराब। हाँ है ना। तो प्रिपरेशन ऐसा होना चाहिए बेटा, 90-90-80, क्या होना चाहिए,
कि जब मेरा अच्छा हो 90% में बहुत कॉन्फिडेंट, 100% तो कोई नहीं होता, मैं भी नहीं हूँ, ठीक है। 90% मैं श्योर हूँ फिजिक्स के लिए, 90% केमिस्ट्री के लिए, और मैथ जो है मेरा 10% आगे पीछे होना चाहिए, ठीक है। ये नहीं कि 90, 90 और 40, ऐसा नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला, पहले से बोल दूं मैं। आया समझ में? तो क्या रखना है बेटा, मार्जिन क्या होना चाहिए, 10% का। 50% का मार्जिन नहीं एक्सेप्टेबल है, अंडरस्टूड। तो जो खराब है उसको ठीक करो और 19-20 रखो, ठीक है, 10-20 मत रखो। क्या पता जिसका 20 आपका प्रिपरेशन है उसका टफ आ गया, और जिसका प्रिपरेशन 10 था उसका पेपर इजी आ गया, तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नेवर नो किया क्या आने वाला है पेपर। तो प्रिपरेशन क्या होना चाहिए, 19-20 प्लानिंग होनी चाहिए। प्रॉपर बैलेंस करेंगे सारे सब्जेक्ट को, फिजिक्स को, केमिस्ट्री को और मैथ्स को, एज वेल एज उसके नेचर के हिसाब से पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, आया समझ में? मैथ्स को याद करने नहीं जाएंगे, समझ में आया? केमिस्ट्री में याद कर सकते हैं आप, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक जो भी आप याद करो उसके, ठीक है। फिजिकल को हम क्या करेंगे, उसमें याद करने नहीं जाएंगे, उसके कॉन्सेप्ट है। फिजिक्स को हम क्या करेंगे, समझने जाएंगे और उसके प्रैक्टिकल एग्जांपल्स करने जाएंगे, यस और नो। तो हर एक सब्जेक्ट को उसके नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, हाँ या ना, क्लियर है, डन। तो सब्जेक्ट बैलेंसिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन। अवॉइड ओवर थिंकिंग एंड मेंटल ब्लॉक्स, ठीक है। प्लीज अभी से लेके 2.5 महीने तक, प्लीज जेई के एग्जाम तक कुछ मत सोचना, ठीक है, कि फलाना क्या बोलेगा, वो 4 लोग क्या बोलेंगे, ये पापा ऐसा हो जाएगा, मेरा लाइफ ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। आपको अभी से लेके 2.5 महीने तक कुछ नहीं सोचना, नथिंग मीन्स नथिंग। आया समझ में? तू ये भी मत सोच कि जेई का एग्जाम तू देने वाला है, बस तू सोच कि अभी तू क्या कर रहा है। मैथ्स पढ़ रहा है तो मैथ्स पढ़, मैथ्स भी मत सोच, तू देख क्या क्या, क्या पढ़ रहा है, पीएनसी पढ़ रहा है तो पीएनसी देख, बस 1-to-1 इंटरेक्ट कर एट ए टाइम, इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। आया समझ में? कि संतोष सर क्या बोलेंगे, पंकज सर क्या बोलेंगे, मम्मी पापा क्या बोलेंगे, नहीं हुआ तो क्या होगा, होगा तो। तूने सारी पॉसिबिलिटीज क्रिएट कर रखी है, और दिमाग के साथ भी यही दिक्कत है, पता है क्या बेटा, उसको एक चीज सोचने दे दो ना, तिल, तो साले वो ताड़ बना देता है। क्या बना देता है? आया समझ में? एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। मान लो फॉर एग्जांपल मैंने किसी को कॉल किया, मैंने कहा कहाँ है तू, चल फटाफट आके क्लास में मिल दो, और मैंने रूड बात किया। मैं बताता हूँ कम से कम 100 चीजें तुम्हारे दिमाग में आ जाएगी, पता नहीं साला क्या कर दिया मैंने, ऐसा तो क्या हो गया जो सर बुला लिया इतना रूड हो गया, यस सर नो। और ये मतलब अरे कहाँ पे है, चला के मिल जरा, ठीक है, सर ने चिल होके बोला, कोई टेंशन। तेरा दिमाग ऑटोमेटिकली एक सिंगल पॉइंट नहीं सोचेगा कि सर ने किस लिए बुलाया है। तो क्या रीजन रहा दोनों में, पहला वाला तूने ही बनाया ना, क्या बनाया, कि सर ने रूड बात किया है, अब पता नहीं क्या कर दिया, तूने इतना ही बोला दिमाग को, और दिमाग ने क्या कर दिया, तेरे सारे जितने कुकर्म थे, स्टेज परफॉर्मेंस से लेके सारे कांड तक, सोशल मीडिया तक, सब तेरे दिमाग में घूम रहे होंगे, पता नहीं कौन सा वाला सर को लग गया हाथ, हाँ है ना, और सारे दिमाग में रिकैप होने शुरू हो जाएंगे, जबकि मैंने ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और तू आया और मैंने कहा चला बेटा मैंने फाफड़ा खाते हैं, तो ये साला खाम ही खा मेरे को 1-2 घंटा तक ओवर थिंकिंग में रखा, ऐसा ही होता है ना। तो आपको ओवर थिंकिंग नहीं करना है, आसपास के नॉइज आपको डिस्टर्ब, अगर आप मेंटली पीस नहीं है बेटा आपके पास, मैं गारंटी देता हूं परफॉर्म नहीं कर पाओगे। आपको जेई का सोचना ही नहीं है, आपको सोचना किसका, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का और मैथ्स का, बस अपने आप परफॉर्मेंस हो जाएगा वहां पे, हाँ या ना। लेकिन अगर गलती से भी तुमने एग्जाम का प्रेशर ले लिया तो खत्म। तो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होता है जो कई बार ऐसा रहता है पूरे साल बहुत परफॉर्म कर रहा होता है और एग्जाम में जाके फ्लॉप हो जाता है। वो कौन से बच्चे होते हैं मालूम, जो मेंटली वीक होते हैं। क्या होते हैं, जो कभी अपने, जब हमें परफॉर्म करने आता है बड़े स्टेज पे तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। और जब बड़े स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर पाएंगे बेटा, तो डजंट मैटर कि आप कितना बढ़िया प्लेयर है, खत्म, टाटा बाय बाय, कोई पूछने वाला। आप देखिए आपके ही बैच में कोई टॉपर है और वो 20 बच्चों के बीच में खड़ा होकर बोल नहीं पाता, और कोई आपका बैच का बैक बेंचर है, उसको बोलने के लिए 50 बच्चों के बीच में बोल जाता है, कि उसमें कॉन्फिडेंस है। इस बच्चे में नॉलेज है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। आया समझ? तो ध्यान क्या रखना है, हमें बहुत कुछ सोचना, क्योंकि जब जो पढ़ रहा है ना बहुत ज्यादा उजाग सोचे, गलत बोल दिया तो क्या होगा, लोग हंस देंगे, फिर बाद में बुली करेंगे, फिर ये मेरे को अनफ्रेंड कर देगा, ये बात नहीं करेगा, वो बात नहीं करेगा, ये मोटा बोलेगा, मतलब भाड़ में जाए, क्या फर्क पड़ता है, तेरा फीस इसने भरा है क्या, किसने भरा, तुमने, पहले 1 रुपया तो कमाया नहीं मैंने। तो उनको जवाब देना, आया समझ में, सिंपल। इनका एफर्ट हम उसके लिए क्या है,
रिस्पॉन्सिबल है उनको जवाब देने के लिए। बाकी क्या करते हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क पड़ना, इसीलिए कुछ सोचना भी नहीं है। और मैं गारंटी देता हूँ आएंगे ऐसे लोग अभी से 2.5 महीने में कि ब्रो ये वाला देख केस पेपर कर ले, ये वाला डीपीपी लगा ले, ये वाला यहाँ का वर्कशीट लगा ले, इसका टेस्ट सीरीज ले ले, उसका टेस्ट सीरीज ले ले, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैं तो वो कर रहा हूँ, ठीक है। या कोई जो पास आउट हो गया वो अपने उसको बुलाएंगे कि जा तू उसका बच्चा निकाल लिया, तू जाके उससे गाइडेंस ले, फिर वो आएगा बेचारा, वो फिर अलग ज्ञान देगा। अरे ऐसा मत करना, ये कोई बड़ा तोप नहीं है। उसको जो मेडिसिन सूट किया वो मुझ पे ही करे कोई जरूरी, तो भाई अपना नॉलेज अपने पास रख। हो सकता है मेरा स्ट्रेटजी, मेरा प्लानिंग, मेरा माइंडसेट, मेरा बॉडी लैंग्वेज कंप्लीटली अलग हो, और ये आपको खोजना है। समझ में आया? आपको अपना रास्ता बनाना है, किसी के रास्ते पे चलोगे तो तुम्हारा कोई नाम आया समझ में? ठीक है। तो एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, क्या करना है कि बाकी आसपास सारी चीजों को अवॉइड करके हमें मेंटली पीस रखना है। क्या रखना है? और डिस्कशन कभी भी हो किसी से भी हो, मैं आर्गुमेंट में उलझना ही नहीं। रिश्तेदारों को 2.5 महीने तक पहचानना ही नहीं, बोले हुआ वगैरह कॉल है, हाँ हेलो नमस्ते प्रणाम बाय, खत्म। आया समझ में? किसी का भी आया, क्योंकि जब आएगा ना तो मैं गारंटी देता हूँ बोले और कैसा चल रहा है प्रिपरेशन, तो तुम्हें लगा साला इसको भी पता चल गया, अब इसको भी पता चल जाएगा मेरा रिजल्ट क्या होगा, भाड़ में जाए। इसलिए बात ही नहीं करना। और कुछ के घर में तो स्पेशली होते हैं जिसका काम ही क्या होता है, उंगली करना। उनका जवाब ऐसा नहीं रहेगा और बेटा प्रिपरेशन हो गया, ऐसा नहीं रहेगा और प्रिपरेशन तो नहीं हुआ होगा। आया समझ में? तो अगर तुमने बोल भी देना है ना मेरा तो हो गया पूरा, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, बोले कितना भी हो जाए लेकिन पूरा तो नहीं ही होता है। कुछ आंटियां ऐसे होते हैं, मेरे घर में थी एक ऐसा कुछ। तो ऐसे लोगों से क्या करना है बेटा, दूर बना के रखना है। क्या रखना है? वो अब क्या है, रिलेशन है तो उसको छोड़ नहीं सकते, तो वो जब आने वाली होती थी तो मम्मी खुद ही कहती तुम चले जाओ कहीं बाहर घूमने उमने, निकालता था बाइक चला गया, फिर कॉल पूछा गया कि हाँ, तो मैं आता था। उनसे बात ही नहीं करना, उलझना ही नहीं है। क्यों अपना एनर्जी, अपना रिसर्च, अपना पोटेंशियल वेस्ट करना? आया समझ में? डन। ऑलराइट। तो बेसिक बेसिक पॉइंट्स मैंने इसमें मेंशन किए बेटा, अगर ध्यान से देखो। पहला क्या लिखा है, डोंट कंपेयर योर मार्क्स विद फ्रेंड्स, कभी भी मत करना, ठीक है। ये आपको अननेसेसरी प्रॉब्लम क्रिएट करके देगा, ठीक है। क्या करना है, आपको कंपेयर करना है आपके पुराने मार्क्स से, और हर में इंप्रूवमेंट होना चाहिए। दूसरा क्या है, ओवर थिंकिंग इज वेस्ट ऑफ टाइम, खत्म, बेकार, करना ही नहीं है। दूसरा, जब भी हो थोड़ा सा अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना है। खाने पीने के बाद 5 मिनट वॉक पे निकल लिया, और वॉक पे निकले तो ऐसे इंसान के साथ जो सम प्रोडक्टिव बात करे, पापा के साथ निकल लो, मम्मी के साथ, ये कभी डिमोरलाइज नहीं करेंगे तुम्हें, जब उनसे बात करोगे तो तुम्हें क्या करेंगे, अच्छी गाइडेंस देंगे, है। तो ऐसे लोगों के साथ 5 मिनट वॉक पे निकल गए बेटा, ठीक है। फोकस ऑन प्रोसेस नॉट रिजल्ट, फोकस है प्रोसेस। मैंने जैसे बोला कि आप एक समय पे एक सब्जेक्ट एक चैप्टर पे फोकस करो, उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। एंड देन वी डोंट नीड लाइक मोटिवेशन एवरी डे, यू नीड अ डिसिप्लिन एवरी डे। यूजुअली क्या होता है, मोटिवेशन इज टेम्परेरी, आज है कल नहीं है। आया समझ में? कुछ ऐसा शॉर्ट्स देख लिया और अपन मोटिवेट हो गए, अगर डिसिप्लिन मेंटेन रखोगे ना तो रिजल्ट आएगा ही आएगा। आया समझ? मोटिवेटेड इंसान लाइफ में कुछ नहीं करता है, डिसिप्लिन इंसान बहुत कुछ अचीव करता है। आया समझ में? कि मोटिवेशन जिसके पास आया वो क्या करेगा, इंपल्सिव एक्शन लेगा। इंपल्सिव एक्शन से आता है क्या, सिलेक्शन। इसका मैंने आज मैं बॉडी बनाऊंगा, 4 दिन जिम गया, बन जाएगा क्या? पर अगर इसने डिसिप्लिन मेंटेन रखी और ये वीक में 5 दिन जाता है और आधा घंटा ही करता है तो उसकी बॉडी बन जाएगी इसकी। आया समझ में? तो डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। एंड अभी से लेके प्लीज 2-2.5 महीने तक आपके, पहले तो मैंने टाइम टेबल चेंज कर दिए हैं आपके कि 9:30 से लेके 8 तक, प्लीज यूटिलाइज दिस टाइम, प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन, ठीक है। सेकेंड चीज बेटा ये कि बहुत ज्यादा करने की जरूरत, बहुत कम को बहुत अच्छे से करने की जरूरत है। आपके पास PYQs के नोट्स हैं, आपके पास मेरे हैंड रिटन नोट्स हैं, आप जाके कंपेयर करके देख लो, आपको ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 80 to 90%, पहले तो कॉन्सेप्ट को मिसिंग मिलेगा ही नहीं, और आपको ऑन एन एवरेज 50% के आसपास या 60% के आसपास क्वेश्चंस आपके नोट से ही मिलेंगे, ठीक है, या उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस मिलेंगे। इससे ये तो समझ में आता है बहुत बाहर हाथ पर मारने की जरूरत नहीं है। कई बार ऐसा कि ये गाइड कर लो, वो गाइड करने की जरूरत। आप सबसे पहला काम क्या करना है, अपने नोट्स को स्ट्रॉन्ग करना है। किसको स्ट्रॉन्ग करना है? जो नोट्स है उसके लाइन टू लाइन मुझे पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या है। मैं गारंटी देता हूं 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही हो जाएंगे,
20% क्वेश्चन के तुम्हें बस सोचना पड़ेगा जहां पे मल्टीपल कॉन्सेप्ट मर्ज होंगे, एक से ज्यादा, बट वो भी तुम्हारे क्लास नोट से बाहर नहीं होंगे, ठीक है। तो बहुत ज्यादा करने की जरूरत, नोट सबसे पहले कंप्लीट करने हैं, फिर हमारा मॉड्यूल कंप्लीट करना है, फिर हमें टेस्ट लिखना है और एक टेस्ट सीरीज कंप्लीट करना, दैट्स इट। बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत। कई बार ऐसे लोग आएंगे लेके कि देख ये वाला मॉड्यूल ट्राई कर, नहीं करना है भैया, रख। अच्छा ये इस इंस्टीट्यूट का इन्होंने ये दिया है कि 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नहीं करना है, रहने दे। क्यों करना है 600 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करना है क्यों है? अगर 80% क्वेश्चन मेरे नोट से आ रहा है तो मैं कहां फोकस करूंगा? आया समझ में? तो ऐसे में फालतू का एनर्जी वेस्ट, तो अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है, प्रॉपर अपने एक टाइम टेबल रेडी करना है एवरी डे के लिए, और हर दिन अपने स्टडी के मोमेंटम को कंटिन्यू करना है, ठीक है। ग्रुप स्टडी कर सकते हैं, बट हमेशा ध्यान रखना कि 2 से 3 होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और एवरी टाइम अभी से लेके 2.5 घंटे तक, सॉरी 2.5 महीने तक, मुझे हर बच्चे में जब मिले कोई भी कहीं भी मुझे पढ़ते हुए दिखना चाहिए। अगर कोई कहीं ऐसा दिख गया टाइम पास करता हुआ, तो मैं बता रहा हूँ टाटिया भूको करी राकेश, ठीक है। हॉकी कार में है, अब मैं क्लास में शिफ्ट कर रहा हूँ, हाँ है ना। इस 2.5 महीने में मुझे एनी हाउ आपके बेस्ट से बेस्ट परफॉर्मेंस चाहिए, ठीक है, एंड आई एम अवेलेबल टू। क्लियर है? सेकेंड ये ध्यान रखना कि सब्जेक्ट बैलेंसिंग इज इंपॉर्टेंट। ऐसा गलत फहमी में मत रहना कि फिजिक्स संतोष सर पढ़ाते हैं तो मैं फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर दूंगा, फिर ऐसे जाऊंगा सर फिजिक्स में तो 99 परसेंटाइल आ गया और सिलेक्शन नहीं हुआ। तुम आप मतलब बेसिकली आपका जो रिजल्ट है वो वेस्ट है, कचरा है। ऐसे रिजल्ट मैं अपने रिजल्ट में नहीं डालता। मेरे पास बहुत सारे बच्चे हैं जो फिजिक्स में क्या लेके आए, पिछले साल ही 99 परसेंटाइल लेके आए, मैं उसका रिजल्ट नहीं लगाता, और ओवरऑल 60 परसेंटाइल था, 70 परसेंटाइल था। अरे जिसको कॉलेज ही नहीं मिला उसके रैंक पे बेसिस पे, उसका मैं रिजल्ट लगा के क्या करूंगा? किस काम के हैं वो? आप फिजिक्स में 98 लेके आइए, 97 लेके आइए, चलेगा, बट ओवरऑल भी आप 98 लेके आइए, क्योंकि आपको फिर कॉलेज मिल जाएगा। आया समझ में? आप मेरे लिए एक ब्रांडिंग एसेट्स नहीं है कि आप रिजल्ट लाएंगे और उसमें मार्केटिंग करने जाने वाला हूँ। आपको कॉलेज मिल जाए, ये मेरा बेसिक अल्टीमेट गोल है। कॉलेज कब मिलेगा? फिजिक्स केमिस्ट्री या मैथ्स के इंडिविजुअल मार्क्स से नहीं, ओवरऑल मार्क्स से। तो ओवरऑल सारे सब्जेक्ट को क्या करना, प्रॉपरली बैलेंस करना। आया समझ में? चाहे सब्जेक्ट पसंद हो या ना हो, ठीक है। समझ में आया? तो खराब सब्जेक्ट, खराब चैप्टर, खराब टॉपिक वो कड़वी दवाई की तरह होती है। कड़वा तो लगेगा लेकिन सिलेक्शन वही देगा। क्यों? क्योंकि वो तुम्हें नहीं आ रहा है ना। अगर वो आ जाएगा तो हमें पूरा ही आ जाएगा ना भाई। समझ में आया? तो ये हमेशा ही ध्यान रखना। क्लियर है? पक्का? अभी से ध्यान रखेंगे और अभी से पक्का हमें 2.5 महीने मेहनत करेंगे मेरे साथ, ठीक है। चलिए, और कुछ पूछना है आप लोगों को, किसी को? राउंड वाइज करेंगे या फिर सब्जेक्ट वाइज करेंगे? इजी क्वेश्चन को छाट। देखो बेटा, ये डिपेंड करता है कि पेपर में कैसा है। देख, हमारा टारगेट ऐसा होना चाहिए कि 40-40-20। क्या होना चाहिए? 40-40-20, मतलब पहले राउंड में अगर मैं जाऊं और फिजिक्स का ही 40% हो जाए तो बढ़िया है, फिर हम जाएंगे दूसरे सब्जेक्ट पे तो और अच्छा हो जाएगा। और कई बार ये करते हैं एक कि कई बार क्या होता है कि बच्चे फिजिक्स कर लिया इजी, फिर केमिस्ट्री कर लिया, फिर इजी मैथ कर लिया। मैं ये सजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं ये सजेस्ट क्या करता हूँ कि 40% जो फिजिक्स तुमने इजी कर लिया है, तो बाकी के जो 40% टफ मॉडरेट है वो उसी समय कंप्लीट करो। क्योंकि क्या होगा, फिर आपका मोमेंटम स्प्रेड हो जाएगा, मोमेंटम हो जाएगा। समझ में आया? वो केमिस्ट्री में बना ना, फिर फिजिक्स के सारे फॉर्मूले वापस से आपको रिकॉल करने पड़ेंगे। आपने इजी किए तो सारे फॉर्मूले दिमाग में अभी अभी सिर्फ फिजिक्स ही चल रहा है और कुछ चल। तो जब इजी करेंगे तो एक समय में एक सब्जेक्ट को पूरा कंप्लीट करना। कभी भी मिक्स, तुम कन्वीनियंट हो तो कर सकते हो, ऐसा रूल नहीं है, बट मैं सजेस्ट करता हूँ ऐसा मत करना, ठीक है। पहला सब्जेक्ट हमेशा वो चूज करना जो तुम्हें अच्छा लगता हो और तुम्हें बेस्ट आता हो। कोई जरूरी नहीं है कि फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, ठीक है। हमेशा उस सब्जेक्ट को चूज करना जो तुम्हारा बेस्ट हो, ठीक है। और वही सब्जेक्ट स्टार्टिंग में लेना। चाहे मैथ है तो मैथ उठा ले। कई बार आप पूछो सर सीक्वेंस होना चाहिए केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ, ऐसा कहीं लिखा हुआ? तो मैथ्स में अच्छा है, तेरा मैथ्स अच्छा है तो मैथ्स से शुरू कर, कोई फर्क पड़ने वाला। बट ये ध्यान रखना कि जो सबसे बेस्ट होना चाहिए वो पहला, और जो सबसे थोड़ा अगर कमजोर है तो वो हमारा लास्ट में होना चाहिए। क्लियर है? और क्वेश्चन और कुछ भी हो, क्वेश्चन का पैटर्न शुड बी सेम, इजी मॉडरेट टफ, उसके अलावा कुछ रॉकेट साइंस नहीं करना है। और ये हमें यहाँ से फॉलो करना है। यहाँ से मतलब अब जो आपके माइनर से स्टार्ट होने वाले हैं इससे स्टार्ट कर देना है, ठीक है। इसके अलावा हमें कुछ ये नहीं कि एग्जाम वाला इन्वायरमेंट ना ना ना, यहीं से हर एग्जाम को समझना कि मैं जेई का एग्जाम लिख रहा हूँ,
ठीक है, जो पॉसिबिलिटीज सारे वहां पे हैं वो यहाँ पे है। तो हमें अभी से ही ऐसे एग्जाम को अपने आप को ब्रेन को ढालना है, ताकि जब एग्जाम जाओ देने के लिए जेई तो कुछ नया ना लगे। क्यों? क्योंकि हम पिछले 2.5 महीने साले यही कर रहे हैं, तो नया क्या लगेगा? आ रही बात समझ में? हाँ है ना? चलो नेक्स्ट, और कोई डाउट? सब्जेक्ट के लिए देखो बेटा, यूजुअली जो स्टैंडर्ड होता है हमारा, ऐसा कहते हैं कि केमिस्ट्री को 40 या 45 मिनट देना चाहिए, ठीक है, वहां से 15 मिनट या 10 मिनट बचाने चाहिए, ठीक है, मैथ्स के लिए, फिजिक्स के लिए नहीं। फिजिक्स तुम्हारा पक्का 1 घंटा कंज्यूम कर लेगा, वो टाइम ना एक्स्ट्रा लेगा ना देगा, ठीक है। केमिस्ट्री आपको देगा, क्यों? इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक कुछ सॉल्व तो करना है नहीं, तो अगर आना है तो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक का ढंग से सॉल्व करने जाओ तो 15 से 20 मिनट काफी है, और बाकी 20 मिनट दे दो किसको? फिजिकल को, ठीक है। तो 40 मिनट या 45 मिनट में केमिस्ट्री हो जाने चाहिए। 1 घंटा 15 मिनट मैथ्स लेता है, क्योंकि मैथ थोड़ा कैलकुलेशन रहता है तो टाइम ऑब्वियस सी बात है ज्यादा लगाएगा। एंड इसके बाद फिजिक्स आपका शार्प 1 घंटा ले लेगा। ये बेसिक हमें टाइम डिस्ट्रीब्यूशन का ध्यान रखना है, और यही अभी से हमें प्रैक्टिस भी करनी है एवरीडे, ठीक है। और बोलो, और कुछ? नहीं बेटा, ये गलत माइंडसेट है कि टफ सिर्फ उसी से आएंगे। इस बार क्या हुआ नीट में? नहीं वैसे ऐसा किसने बोला? कम करते हैं इसका मतलब आप कम प्रैक्टिस करते हैं। आपको क्या लगता है फिर जो फुल मार्क्स लेके आते हैं वो तो 100% करते हैं ना? उनके लिए केमिस्ट्री और फिजिक्स में कोई फर्क है? मैथ्स में कोई फर्क है? तो आप ये प्री माइंड सेट बना के क्यों जा रहे हैं कि मैथ्स में कम ही अटेम्प्ट होने वाले हैं? व्हाट इफ मैथ्स का इजी क्वेश्चन आ गया तो? पिछले 2 बार में थोड़ा चलो ठीक है, मॉडरेट या टफ ज्यादा पोर्शन रहा है, बट व्हाट इफ? तो डोंट, अपनी ब्रेन को एक फ्रेम मत दो। नहीं तो क्या होगा कि हम तुम उस माइंडसेट के साथ गए क्या कि टफ है, आता ही है, कम अटेम्प्ट होंगे, पता चला और तुम छोड़ के आ गए। आया समझ में? और तुम माथा कूटते रह गए किसमें? फिजिकल केमिस्ट्री में जो इस बार टफ पूछ दिया। हु नोज? आया समझ में? तो चीजें अनसर्टेन हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इक्वल होती है। आया समझ में? अनइक्वल नहीं होती। तो आप हमेशा क्या करें बेटा, तीनों सब्जेक्ट को इक्वली ही वेटेज दें और इक्वली ही इंपॉर्टेंस दें। वहां पे जब स्कैन करोगे 25 क्वेश्चन है, मैं बता रहा हूं आपको, मान मान अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा ना, 5 मिनट भी नहीं लगने वाला है। एग्जैक्टली समझ में आया? दिखते ही क्वेश्चन लगेगा कि होना है या नहीं होना है, खत्म। क्योंकि अभी से लेके जब मॉक टेस्ट आप देखोगे तो सोचो, ऑन एन एवरेज आप कम से कम कुछ नहीं तो 2 से 2,500 क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर रहे हो। कितने का? 2 से 2,500, यानी, और उसका 25 क्वेश्चन वहां अटेम्प्ट करना। आपको लगता है कि वैसा क्वेश्चन और उस तरह का क्वेश्चन और वो क्वेश्चन मेरी आंखों से कभी गुजरा नहीं होगा? आ रही बात समझ में? तो बेटा अगर इतने क्वेश्चन हमने किए हैं, 250 ही रख ले, तो 1% क्वेश्चन वहां पे आने वाला है। आया समझ में? तो साफ रिफ्लेक्ट हो जाएगा होना है या नहीं होना है। नेक्स्ट, कंप्लीटेड। चलिए तो अभी से शुरू करते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो मिलते हैं अगली बार। बाय बाय।